सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम सीखेंगे अपना वो हमारा मॉक नंबर होगा 32। यानी ये जो आपका मॉक टेस्ट होगा ये होगा 32 नंबर, है ना। इससे पहले 31 मॉक टेस्ट मैंने आपको करा दिए हैं और लगभग सारे चैप्टरों से मैं क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो ये परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो। बस आप रेगुलर अटेंड करते रहो, लगभग में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा या आप ना कर पाओ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप एक या दो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे लोगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जो भी साथी सेकंड सेमेस्टर में बैक जिनका लगा है मैथ में, तो रेगुलर क्लासें उनको दी जा रही हैं। अलजेब्रा ख़त्म हो चुकी है, आज क्षेत्र मिति की पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो और जिनका बैक थर्ड में लगा है वो यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, आप पढ़िए। एक आयताकार भूखंड की, देखिए जहाँ लंबाई और चौड़ाई था वहाँ हमने L और B लिख दिया, मतलब लेंथ और ब्रेथ लिख दिया, है ना। एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। यदि क्षेत्रफल 189 मीटर स्क्वायर है तो मैदान के चारों ओर 3 बार लपेटने में कितना तार लगेगा। तार को 3 बार आपको लपेटना है। जरा मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझो, है ना। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ तो जरा देखो, ये हो गया लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया गया, 7:3, यानी 7:3 दिया गया है। ये इतनी बात को समझे, 7:3। चूँकि अब यहाँ पर देखो आपको वेरिएबल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दिया क्या गया है, क्षेत्रफल दिया गया। और क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। और मैंने बताया था जब भी कभी आपको अनुपात में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पर आपको वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमने माना ये 7x था और ये 3x था। इतनी बात समझ गए। ये 7x लंबाई था और 3x चौड़ाई था। अगर लंबाई और चौड़ाई पता है तो हम यहाँ से अपना एरिया निकालेंगे भाई भूखंड का। क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है कि आयताकार किसी भी क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अब क्षेत्रफल क्वेश्चन में गिवन है कितना, तो 189 यानी क्षेत्रफल की वैल्यू है 189 और लंबाई है आपकी 7x, चौड़ाई है आपकी 3x, है ना। अब इसको जब आप गुणा कराओगे तो 7×3=21, x और x मिलकर क्या होगा, x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 189। x की वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअल जो वास्तविक आपकी लंबाई चौड़ाई थी वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम 21 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 189 डिवाइडेड बाई 21 = x⁻²। 21 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू क्या मैं 3 कह सकता हूँ। x की वैल्यू मैंने 3 कह दिया तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, 7×3=21 मीटर आपकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। मीटर मैंने कहाँ से लिख दिया, तो आप गौर करो जरा, यहाँ पर दिया गया जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में है। तो क्षेत्रफल जब मीटर स्क्वायर में है तो आपकी लंबाई भी किस में होगी, मीटर में, चौड़ाई भी किस में होगी, मीटर में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 बार तार को लपेटना है। अच्छा, तार को जब लपेटोगे तो बाहर लपेटोगे ना, बाहर। भाई चीज़ों को समझना, अगर यह आपका एक आयताकार भूखंड है, यह आपका एक आयताकार भूखंड है, तो देखो मैंने बताया था अगर बाहर से कोई चीज़ लपेटी जाती है तो इसको बोलते हैं परिमाप। बाहर क्या होता है, परिमाप, और अंदर क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब कितना एरिया कवर अप किया जा रहा है, कितना एरिया घेरा जा रहा है।
तो चूँकि जो हम तार लगाएंगे वो इसके बाहर लगाएंगे, वो भी कितनी बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे। तो 3 बार लगाने से पहले हमें एक बार की वैल्यू पता होनी चाहिए कि जब हम एक बार तार लगाएंगे तो हमारा तार कितना आएगा। तो एक बार तार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे, यानी भूखंड का परिमाप ज्ञात करेंगे। इतनी बात क्लियर। तो अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि एक बार अगर मैं तार लपेटूंगा, एक बार तार लपेटने पर क्या आएगा, वो आएगा 2L प्लस में B। यही आयत का परिमाप होता है। तो यहाँ से अगर मैं एक बार की वैल्यू निकालूंगा तो 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई कितनी, 21 और 9, 21 और 9 कितना होता है, 30 होता है। यानी 30 दूना कितना हो गया, 60 हो गया। यानी ये आपका एक बार में 60 मीटर तार लपेटना है, एक बार में 60 मीटर तार लपेटना है। लेकिन कह रहा है 3 बार आपको तार लपेटना है। तो जब एक बार में 60 मीटर तो 3 बार में तार कितना लपेट लोगे। अब तो इजीली बता सकते हो, 60 एक बार में तो 3 बार में 60 गुणे 3 यानी 6 त्रिक 18, 180 मीटर तार आपको लपेटना पड़ेगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो। 180 मीटर तार आपको लपेटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आएगा, 6 त्रिक 18, 180 मीटर आपका सही जवाब है। ठीक, क्लियर बात। चलो नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं। इस प्रश्न को नोट करो, फिर हम आगे पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ गए चीज़ों को, बोलो भाई, क्लियर बात हो गई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है, जरा इसकी बातों को समझो। ये भी प्रश्न आपका आयत से ही है। बस ये समझना है आपकी, यहाँ से या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो या फिर आप यहाँ से ना थोड़ा सा लॉजिक खेल सकते हो। ज़रा मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा समझो। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया क्या गया, कहा गया एक आयत है, हमने आयत को एक ड्रॉ कर लिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ A, B, C और D, नाम रख लिया। अब दिया गया कि लंबाई 15 मीटर है। भाई ये जो साइड है ना, ये ऊपर वाली साइड है, ये भी 15 मीटर होगी, ये भी, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर होंगी, है ना। और उसके बाद आपको विकर्ण मतलब डायगोनल दिया गया है। विकर्ण एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो हम एक से ही काम चला लेंगे। ये कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 17 मीटर, है ना। हाँ, ये दिया गया 17 मीटर, ये दिया गया है 17 मीटर। आपसे पूछे क्षेत्रफल क्या होगा। जरा आप हमें एक चीज बताओ कि क्षेत्रफल क्या होता आयत का। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या पूरे आपको इस क्वेश्चन में चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी है? क्या पूरे जो क्वेश्चन है उसमें चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको लंबाई दिया, आपको डायगोनल दिया यानी कि आपको विकर्ण दिया, लेकिन आपको चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे? एक तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाता है भाई, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर, और लंबाई और गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर। यही ना होता है। लेकिन इस फार्मूले को आप छोड़ो, इस फार्मूले को आप गोली मारो, इससे काम नहीं करना है। आप सीधे समझो कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AB और C, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, जिसमें एंगल B कितना है, एंगल B आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये होता है आयत के सारे कोण कितने अंश होते हैं, 90 अंश। और जब 90 अंश बन गया तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। किसी को लंब किसी को आधार मान लो, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स नहीं रहता। तो देखो AC कितना है, 17, तो 17 का स्क्वायर करोगे आप। AB कितना है, AB है 15, तो 15 का स्क्वायर करोगे, प्लस BC, यही ब्रेथ है ना, तो इसको हम निकाल लेंगे, यानी BC का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 7 7 49, 7 एकम 7 दूनी 14, 4 18, और 1 1 289। ये 15 का स्क्वायर 225 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और बराबर उस तरफ बच गया BC का स्क्वायर। यानी यहाँ 50 ना बच गया भाई 6, यहाँ बच गया कितना, 64, ये बच गया 64।
बी सी स्क्वायर बराबर 64, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। बी सी बराबर 8, भाई जोड़ोगे 5 4 9 6 2 8, बी सी कितना आ गया 8, 8 बार 8 15 17 आपका ट्रिपलेट भी होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझे, अगर बी सी 8 आ गई मतलब साइड आपको पता चल गया कितना था, 8 मीटर था। अगर साइड आपको पता चल गई दोनों, तो लंबाई चौड़ाई होता है लंबाई इंटू के चौड़ाई, 15 8 120 और मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। 120 मीटर स्क्वायर क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात समझ गए हो, कितना आएगा 120 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आएगा। नोट करो, आगे पहुंचते हैं, इस प्रश्न को नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बात क्लियर हो गई यहाँ तक कि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, इजी प्रश्न था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3, प्रश्न संख्या 3 क्या है जरा उसको समझो। प्रश्न संख्या 3, यह प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखो। ये कह रहा कि रामू के कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर है, तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। सीधा अगर 4 दीवारी का फार्मूला पता है ना तो आप तुरंत उत्तर दे दोगे, अगर 4 दीवारी का क्षेत्रफल पता है। भाई देखो जरा, रामू के कमरे की हम लंबाई कितनी दी गई है 10 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कमरे की लंबाई दी गई है कितनी, तो लंबाई दी गई है 10 मीटर और आपको कितना दिया गया है भाई, कितना दिया, चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया 4.5 मीटर, इतनी बात दी गई है। अच्छा, कुछ और की जानकारी हमें इसमें चाहिए, अब वो कहाँ से पता चलेगा, तो वो पता चलेगा हमें इस फार्मूले से, क्योंकि इसमें अगर सारा डाटा दिया गया तो तुरंत निकाल लेंगे। तो जरा हमें बताओ कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि क्या होता है, जो आपका आयत का परिमाप होता है उसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमें पता चल जाता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई ही आपका 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है। तो क्या h की वैल्यू पता है आपको कि नहीं सर h की वैल्यू नहीं पता है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ, आप एक कॉमन सेंस लगाओ। क्या, अगर मैं मान लूँ कि ये क्या है, रामू का कमरा है, मैं सपोज कर रहा हूँ ये क्या है, रामू का कमरा, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4.5 मीटर, है ना। अगर मेरे भाई ये 10 मीटर है, ये 4.5 मीटर है, तो ये तो सारे जगहों पर बराबर होगी, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, आगे कितनी भी लाइन खींच लो सभी जगहों पर ये क्या होगा, बराबर होगा। तो नीचे से ऊपर को अगर देखोगे तो ये ऊंचाई ही तो मिलेगी, नीचे से ऊपर को देखोगे तो ये आपकी ऊंचाई ही तो मिलेगी, बोलो मिलेगी कि नहीं। तो यानी जितनी चौड़ाई होती है इन क्वेश्चनों में उतनी ही क्या हो जाती है, ऊंचाई भी हो जाती है, और बस लो आंसर आ गया। ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4.5 मीटर। अब यहाँ से फार्मूले में रख दो तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई है 10 प्लस चौड़ाई है आपकी कितनी 4.5 और इंटू करा देंगे 4.5 का, ठीक है ना। 10 4 14 यानी 2 गुणे ये हो जाएगा 14.5 और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा देखो, ये हो जाएगा 4.5 और इसको आप जब प्रोडक्ट करा लोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा, आपका क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा। लेकिन ये बताओ जरा यहाँ पर आंसर किस में आएगा, यूनिट हमें बता दो कि स्क्वायर में आएगी कि वर्ग में आएगी। तो मेरे भाई यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी। क्यों आएगी, मैं इसका रीज़न बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आपने लंबाई चौड़ाई को ऐड किया है और ऐड करने पर पावरें नहीं जुड़ती हैं, तो यहाँ इन दोनों की पावर 1 आ गई और एक पावर इसकी, यूनिट जो भी होगी उसका मल्टीप्लाई करा के पावर ऐड हो जाएंगी यानी कितना आ जाएगा m स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट करा के जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा उसको समझते हैं। इतनी बात समझ गए हो, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा अगर ऊंचाई भी दे दे और आपको चौड़ाई ना पता हो तो आप ऊंचाई के बराबर चौड़ाई दिखा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4,
प्रश्न संख्या 4 इजी है, इसको आप तुरंत लगा सकते हो। भाग करना है x माइनस के 1 से, x माइनस के 1 से किसको भाग करना है, 3x क्यूब, 3x क्यूब, उसके बाद प्लस में 2x स्क्वायर, प्लस में 2x स्क्वायर है, प्लस में x प्लस में 5, प्लस x प्लस 5, 3x क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 5। करो भैया फटाफट, x है तो हमें 3x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 एकम 3 x स्क्वायर x मिलकर x क्यूब, उसी 3x स्क्वायर को गुणा माइनस के 1, तो प्लस माइनस माइनस का 3x स्क्वायर, चिन्ह परिवर्तित कर लो, प्लस माइनस माइनस टू प्लस, है ना, ये तो कट गया, प्लस के 2x प्लस स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, और ये बचा प्लस के x प्लस के 5 बच गया, है ना। अब आपके पास x माइनस 1 है, आपको सबसे पहले 5x स्क्वायर चाहिए, यानी सर हमको सर्वप्रथम 5x से प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, तो 5 एकम कितना हो गया 5x और x मिलकर x स्क्वायर। अब इससे भी गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है ना सर। ये आपका माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका ख़त्म हो गया, प्लस के x प्लस के 5x प्लस के 6x, और ये क्या बच गया आपका 5 बच गया। अब आपके पास x है, आपको 6x चाहिए, यानी किससे गुणा कराओगे प्लस के 6 से कराओगे, तो 6 का गुणा अगर x से कराओगे तो 6x हो जाएगा, और 6 का गुणा माइनस के 1, तो 6 कम 6 माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये ख़त्म, 6 5 11, ये आपका निकल कर आ जाएगा शेष, और उत्तर भी आपका आ जाएगा। जनरली आपसे शेषफल ही पूछता है, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी करोगे तो शेषफल गलत आएगा, आप इसको और इसको गुणा करा के इसको ऐड करोगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि भाज्य बराबर होता भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मैंने कई क्वेश्चनों में आपको प्रूव करके भी बताया था, जब मैंने ये चैप्टर आपको बताया था व्यंजकों का गुणा और भाग, ठीक है, समझ गए हो भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 5 देखते हैं। क्लियर, चलो प्रश्न संख्या नंबर 5 देखो। प्रश्न संख्या 5 आसान है, लेकिन आपको कंसेप्ट से लगाना है, बाकी आसान है इसका, तो आंसर आप बिना कॉपी बिना पेन उठाए आप दे सकते हो, लेकिन क्या ही मतलब उस पढ़ाई का जिससे हमें पूरे के पूरे नंबर ना मिल पाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कंसेप्ट मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे। पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये दिया गया कि 4a बराबर है किसके, तो 5b के, 4a बराबर है 5b के, और 5b बराबर है किसके 7c के, है ना। अगर ये सारी टर्म बराबर हैं, ये तीनों टर्म बराबर हैं, तो इनके बराबर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो हमने लेट कर लिया k होगा। अगर इन सबके बराबर k है तो हम यहाँ से एक एक के बराबर k कह सकते हैं, यानी 4a बराबर भी k कह सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 5b बराबर भी k कह सकता हूँ, 5b बराबर भी k, और यहाँ मैं 7c बराबर भी k कह सकता हूँ, है ना। अब a b और c की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा भाई, k इधर था, 4 गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। यहाँ b बराबर निकालूंगा तो k गुना में इधर आ जाएगा 5 तो बट्टा में। मैं c बराबर निकालूंगा तो k इधर था 7 आ जाएगा तो बट्टा में। अब आप यहाँ पर देखो, अगर a रेशियो b रेशियो c आप निकालोगे तो आप तुरंत का उत्तर निकाल सकते हो भाई। k/4 लिख लो, k/4 लिख लिया हमने, उसके बाद आप यहाँ k/5 लिख लो, k/5 लिख लिया, फिर यहाँ पर k/7 लिख लो, k/7 लिख लो। अब मैं आपसे पूछूं कि जब परिमेय में आपकी संख्याएं होती हैं तो आप रेशियो कैसे निकालते हो, हरों का लासा लेके। तो 7 5 और 4 का लासा लो, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते कितना होता, 7 दूनी 14, 140। 140 से सब में इंटू करा दो, 140 से आप सब में इंटू करा दो, इनके लासा से आपको इंटू कराना है। काट दो भैया, 4 तियाँ 12, 2 बच गया, 4 पंचे 20, तो यहाँ कितना आ गया 35 के आ गया,
है ना। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये आ गया आपका 28K मेरे भाई। और यहाँ से काटेंगे 7 दूनी 14, ये आ गया 20K। अब देखो रेशियो क्या होता, सबसे सरलतम रूप होता, तो ये K से K सारे कट जाएगा, तो आंसर फाइनली निकल कर आएगा 35:28:20 आपका सही जवाब है। और यही प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, तब ही पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है एग्ज़ाम में, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़े। बाकी एक लाइन में उत्तर बता सकते थे 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 चौक 20। जिसको बताना उसको ढक लो, बाकी का प्रोडक्ट करा दो। क्लियर बात, यही आप समझ के होंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यह कह रहा है कि 4900 रुपये को इस प्रकार बांटो या इस प्रकार विभाजित करो कि राम का 1/3 श्याम के 1/4 के बराबर हो। और यह क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बस इतनी समझो। ये क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे जरा बात को समझो। इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। एक है आपके राम, है ना, और एक है आपके श्याम। राम है और कौन है, श्याम है। अब देखो कह रहा है कि जो भी 4900 रुपये को आपको इस प्रकार से बांटना है कि राम का 1/3, भाई राम का ये राम है ना, यही राम है, तो राम का 1/3, राम का 1/3 का मतलब गुणा, श्याम के 1/4 के क्या है, तो बराबर है। समझे ये लाइन, राम का 1/3 श्याम के 1/4 के बराबर है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि राम का 1/3 श्याम के 1/4 के बराबर है। अब यहाँ से आप रेशियो निकालो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, राम एकम राम बटे का 3 और बराबर ये हो जाएगा श्याम, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब रेशियो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो देखो मैंने इससे पहले भी जो इससे पहला मॉडल पेपर कराया था 31, उसमें बताया था जिसके सामने जो वैल्यू नीचे लिखी जाती वही होता। लेकिन मैं फिर से आपको बताऊँ होता कैसे, यहाँ से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो 4 राम बराबर के 3 श्याम के होगा कि नहीं होगा, है ना। और यहाँ से अब अगर राम और श्याम का आप रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो राम के सामने 3 है मतलब 3, और श्याम के सामने 4 है तो 4, और वही यहाँ भी होता है, लेकिन आपको मैंने केवल पूरा समझाने के लिए ऐसे बताया है। अब देखो रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हैं 4900, और यहाँ टोटल कितना है, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू कितनी है, 4900 है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 की वैल्यू कितना होगा, 7 7 49, 1 की वैल्यू अगर 700 है तो राम का हिस्सा कितना होगा, राम का हिस्सा है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2100 हो जाएगी। श्याम का 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 चौके 2800। ये आपके दोनों उत्तर हैं। इस प्रकार विभाजित करना पड़ेगा, तब जाके राम का 1/3 श्याम के 1/4 के बराबर होगा। करना है तो करके देख सकते हो। 2100 राम का था, राम का 1/3 निकालो, 3 सत्ते 21 700, और क्या श्याम के 1/4 के बराबर है 2800 का अगर 1/4 निकालोगे तो 4 सत्ते 28 700। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन में आपसे जानने की कोशिश कर रहा है, तो प्रूव भी आप कर सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए। बोलो समझ गए हो, इस चीज़ को समझ गए हो कि नहीं समझ गए, एक बार बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके। समझ गए हो ना, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला होगा आपका क्वेश्चन संख्या 7 यानी प्रश्न संख्या 7। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ तक के एक भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बार आप इस तरीके के प्रश्नों से आँखों के सामने से गुजार चुके हो, है ना। देखो जरा, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इधर समझो।
इधर समझो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7। ये 4096 की पावर कितनी है, तो वो है 3/4। 3/4 का मान आपको बताना है, इसका मान बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता दोगे। इसका मान आपको बताना है। कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, जल्दी से लगा के बताओ इस प्रश्न को कैसे लगाओगे। 2 तरीके हैं, चाहे तो आप इसको करड़ी मेथड से लगा लो, चाहे तो आप इसको ना घातांक के फार्मूले से लगा लो। किसी के भी फार्मूले से आप इसको लगा सकते हो। देखो मैं बताऊं ऐसे प्रश्नों को क्या फंडा होता है। सबसे पहले आप 4096 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो 4096 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। 2 से काटेंगे 1 2 और 8, है ना। 2 से 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 4, 64। और ये 2 से भी काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये पूरा 2 से कट जाएगा ना। 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, और 2 से कटेगा आपका 4 बार में, 2 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से कटेगा ये 1 बार में। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 की पावर 12। तो क्या मैं 4096 की जगह पर 2 की पावर 12 और इसकी होल पावर में 3/4 नहीं लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और जब किसी पावर के ऊपर होल पावर होती है 2 की पावर 12 × 3/4, तो पावरों का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि a की पावर m और इसकी होल पावर अगर l लगी होती है तो a की पावर mn होता है। वही चीज़ यहाँ पर है, 2 की पावर 12 और इसकी होल पावर 3/4, तो 12 की पावर 12 × 3/4, 4 3 12, तो आ जाएगा आपका 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 आप गुणा कराओगे कितना आएगा भाई, 9 कहाँ तक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। 512 आपका सही जवाब है, नोट कर लीजिए। 512 क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो, है ना। इसको नोट कर लो भैया जल्दी से, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, वो 8, प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का मध्यमान कह लो या औसत कह लो, मध्यमान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का मध्यमान आपको बताना है, मध्यमान। भाई अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब सर प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जिनका जो केवल अपने आप से और एक से कटे, वही क्या होता है, प्राइम नंबर। और एक होता है को प्राइम नंबर, मतलब जिनका HCF कितना हो, 1 हो, वो को प्राइम नंबर होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रथम 10 मतलब पहली 10 शुरुआत से लेकर, तो अगर मैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखूंगा तो पहले तो हमें ये बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शनल में, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा 2, 2 के बाद 3 लिखूं, बिल्कुल लिखूंगा, 3 भी अभाज्य है। 4 लिखूं, नहीं लिखूंगा। 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या मैं 9 लिखूं, नहीं, क्योंकि 9 3 से कट रहा है। भाई विषम संख्या तो है, लेकिन अभाज्य संख्या का मतलब जिनका क्या हो, 1 से कटे या फिर खुद से कटे। तो 9 तो 3 से भी कट रहा है, तो 9 नहीं होगा। 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या आएगा, 13,
13 के बाद 15 तो होगा नहीं क्योंकि 5 और 3 दोनों से कट रहा है। 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 21 होगा नहीं, 23 हो जाएगा। 24, 25, 26, 27 नहीं होगा, 28, 29 हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 संख्याएं हो गई भाई। 2 के बाद 3 के बाद 5, 4 आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, और फिर 10 तक कोई आएगा नहीं, फिर 12 नहीं आएगा, 16 तक नहीं आएगा, फिर 19, 23, 29। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इनका मध्यमान। और मध्यमान क्या होता है, एवरेज ही होता है, यानी इन टोटलों का योग कर दो बटे इनकी संख्या से भाग कर दो। तो इनका सबका अगर मैं योग करूँगा तो ज़रा देखो भैया, 9 1 10 2 12 8 20 1 21 21 7 28 2 30 1 31 1 32 32 और 32 32 हो गया ना, 32 और 3 35 5 40 2 42 7 49 49 के 9 कैरी कितना आ गया, 4 आ गया। अब इनको ऐड करो, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 और 4 12 129 आ गया। टोटल संख्याएं आपकी कितनी थी, 10। तो 10 जब इनका एवरेज निकालोगे तो 12.9 आपका सही जवाब, 12.9 आपका सही जवाब। इनको ऐड कर लेना एक बार फिर से, ठीक है ना। 20 20 40 10 50 60 70 80 80 10 कितना हो गया, 90। ये हो गया आपका 90। उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 7 1 8 8 2 10 11 11 और 7 18 18 8 26 1 27 27 3 30 9 29 है ना। और 90 में अगर मैं 29 जोड़ूंगा तो भाई 119 आएगा क्या, देख लो ज़रा, 119 आएगा क्या, फटाफट से ज़रा चेक करना, 119 आएगा क्या, ज़रा जल्दी से चेक करके बताना भाई, है ना। जल्दी से इसको चेक करके बताना क्या 119 आएगा। ठीक है ना। 9 3 12 12 9 9 18 2 20 1 21 21 7 28 2 30 1 31 32 32 32 और 7 कितना हो गया, 7 2 39 1 40 4 44 45 46 3 49 के 9 हासिल आपका 4 आया। ठीक है सर, 2 2 4 1 5 1 6 6 1 7 1 8 4 12 129 ही आएगा। हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, समझ गए हो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, उसको जरा समझते हैं, प्रश्न संख्या 9 को। ये आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे केवल इतना जानने की कोशिश कर रहा है कि यदि प्रिंसिपल कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल आपको दिया गया है भाई 2500 रुपये, प्रिंसिपल 2500 रुपये दिया गया। रेट दिया गया है आपको 20% वार्षिक, 20% वार्षिक दिया गया। टाइम आपको दिया गया है 1 वर्ष। तो आपसे पूछा है कि 1 वर्ष आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और एक आप नोट नीचे दे दिया गया है, मेंशन कर दिया गया तिमाही भाई की छमाही, जरा मैं देख लूँ। हाँ, कहा गया है कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, ये लाइन दे दिया गया, संयोजित होता है। इस लाइन से क्या तात्पर्य है, देखिए मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी पूरी क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, कंपाउंड से और सिंपल से। डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं बनने वाला इन 2 चैप्टरों से। अगर बना भी दे डिफ़िकल्ट ना, तो सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इस टॉपिक से। देखो हमने आपको बताया था कि जब भी कभी आपकी जो रेट है वो वार्षिक हो, समय आपका वार्षिक हो, और आपका ब्याज एनुअल काउंट हो रहा तब तो ठीक है। अगर हाफ ईयरली आपका कन्वर्ट हो रहा है, ऐड हो रहा, तो हम रेट और टाइम दोनों को हाफ ईयरली बनाएंगे, मतलब अर्धवार्षिक बनाएंगे। जो कि छमाही ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो रेट अगर 20% वार्षिक है तो रेट छमाही कितनी होगी, इसके आधा 10% छमाही हो जाएगी रेट। अगर टाइम 1 वर्ष है तो टाइम 2 गुना हो जाएगा, टाइम कितना 2 छमाही हो जाएगा। इतनी बात समझे। अब इस डाटा से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले से सारा खेल है। लगाओ भैया फार्मूला, A बराबर के P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर कितनी होगी, T होगी। अमाउंट यहाँ से निकालो, प्रिंसिपल है 2500 रुपया, 1 प्लस रेट है 10 बटे 11 हो जाएगा, सॉरी
1/10 हो जाएगा, या मैं एक बार लिख ही देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 10/100 इसकी पावर 2, 10 से कम 10 से 11/10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2500 इंटू 11/10 इंटू 11/10। समय 2 वर्ष था तो 2 वर्ष हमने निकाल लिया। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को हम क्या करेंगे, काट देंगे। 11 गिरेंगे हम 121 इंटू के 25, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 के 5 कैरी आ गया आपका 2, 25 दूना 50, 2 52 के 2 हासिल 5 आ गया, 25 एकम 25 5 30, 3025, और 3025 निकाले क्या हूँ, ये आप अमाउंट बोले तो क्या होता है, मिश्र धन आप निकाले हो। चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस के पी। ए से पी घटाओगे 3025 से 2500 घटा दोगे 525 आपका राइट उत्तर। 525 क्या है आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। कितना उत्तर हो जाएगा, 525 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 25 5 30, 3025। क्लियर, समझ गए हो ना, समझ गए हो। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर आप होमवर्क ले लो, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। फिर हम लोग कल की क्लास में